हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जनरली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियसली सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एनटीए की तरफ से पूछे गए थे। सो वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट्स है आप सभी को पता है, 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए कई स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। तो एडमिट कार्ड इन्होंने अब तक रिलीज नहीं करा है, हो सकता है एग्जाम के 1 और 2 डेज पहले ही ये एडमिट कार्ड रिलीज करे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड्स की बजाय इन्होंने आपका जो सिटी अलॉट करा गया है एग्जामिनेशन के लिए और जो सेंटर्स अलॉट करे गए हैं उसके लिए इन्होंने प्रॉपर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक नोटिस भी जारी करी थी एनटीए ने, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो को देखना है, जिसके लिए लिंक भी मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, तो आपको वहां से जाकर मेरा उस डिटेल वीडियो को देख लेना है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं हमारे रिवीजन पैकेज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको एग्जामिनेशन में 25 एमसीक्यूज पूछा जाता है, ठीक है, फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स 4 मार्क्स का होता है। तो उस तरीके से आपका जो टोटल होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर, ये होता है टोटल आपका 100 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग मार्क करते हो तो -1 आपका डिडक्ट करा जाएगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, हमारे जो रिवीजन पैकेज में इंक्लूड है, मॉक टेस्ट इंक्लूड है, जिसमें आपको 4 to 500 एमसीक्यूज मिल जाती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है। क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करें, शॉर्ट नोट्स है, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है, जिसको हमने काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में काफी इजी वे में सारी चीजों को डायग्राम्स के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। उसी के साथ साथ 1500 प्लस 1 डे रिवीजन पीडीएफ। इस रिवीजन से आप इस पीडीएफ से आप 1 डे में ही पूरी रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, काफी कम प्राइस में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट देखने मिलेगा। तो उसके लिए जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, कांटेक्ट नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखना है, नॉर्मल कॉल नहीं कर सकते हो आप। और आप हमें इस ऐप के थ्रू भी हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि संभाव्यता नमूनाकरण, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है, हमें ये पता लगाना है। सो अगेन हम एक एक कर हर विकल्प को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि नमूनाकरण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो रिसर्चर है, जो वो किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करता है, अपने आबादी में से सदस्य को किस तरीके से चुन लेता है कि रैंडमली मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, संभाव्यता नमूनाकरण में जो रिसर्चर है वो अपने अंदाज को, अपने जो अंदाज होती है, अपनी जो सुविधा होती है, उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदस्य को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन होती है, अपनी जो आबादी होती है, उसमें से जो कुछ सदस्य को चुनते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से, अपनी सुविधा के मुताबिक पॉपुलेशन में से, मतलब आबादी में से सदस्य को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब गैर संभाव्यता नमूनाकरण में अपने आबादी में से कुछ सदस्य को चुन लेते हैं, जो कि उनका नमूनाकरण बन जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, उसको हम अन्यथा और क्या नाम से जानते हैं और क्या नाम से जाना जाता है।
तो याद रखिएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, मतलब यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये करेक्ट हो जाएगा, और विकल्प बी जो है आपका वो हो जाता है आपका गैर यादृच्छिक नमूनाकरण, जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गैर संभवतः नमूनाकरण भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, गैर संभवतः नमूनाकरण को अन्यथा हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गैर संभवतः नमूनाकरण को अन्यथा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभवतः नमूनाकरण को हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। Data are represented in the form of notes, recordings and video tapes in। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। सो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब नगण्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगण्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, ट्रू होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपने इसको अस्वीकार कर लिया, देन उस केस में ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी, या आपके कौन से टाइप का एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आपके शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर आधारित होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो
शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ड होता है और इसी को शोधकर्ता अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करने में रिसर्चर से गलती होती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और त्रुटि। अब रिसर्च में दो टाइप की त्रुटि होती है, एक होती है आपके टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि, तो ये आपको याद रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, अगर ये ट्रू है मतलब ये सत्य है, सत्य होने पर भी आपने इसको अस्वीकार कर लिया, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब जो नगण्य परिकल्पना है, ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, गलत होने पर भी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, देन ये हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर और टाइप 2 त्रुटि। और इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो आपकी नगण्य परिकल्पना है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू है, मतलब वो सत्य है, सत्य होने पर भी आपने उसको अस्वीकार कर लिया, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी टाइप 1 त्रुटि। ओके, आपने क्या कर लिया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस थे, आपकी नगण्य परिकल्पना है, वो सत्य है, और फिर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, आपने इसको अस्वीकार कर लिया, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, फिर भी आपने उसको, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि है टाइप 1 त्रुटि। अब आपको सैम्पलिंग एरर, त्रिदृश त्रुटि और स्टैंडर्ड एरर, मतलब नामक त्रुटि। सो ये जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये जो टर्म्स है आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब हम ये सारे टर्म्स देखेंगे, तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न, Which of the following options are the main task of research? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प शोध के मुख्य कार्य है। So, इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि शोध के मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिए गए हैं, यानी इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि रिसर्च के मेन टास्क हमें किस ऑप्शंस में गिवन है। सो हम एक एक करके सारे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, टू लर्न न्यू थिंग्स, यस, नई चीजों के बारे में कुछ सीखना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोविड डिसीज जब आई थी, तो रिसर्चर ने उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ली। उस रिसर्चर को, किसी को भी नहीं पता था कि कोविड क्या है पहले, तो रिसर्चर ने इसके बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करी, कुछ सीखा, कुछ नया सीखा होगा उसके थ्रू। सो रिसर्च का मेन टास्क ही होता है कि हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, रिसर्च गिव अस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अनुसंधान आपको नवीनतात्मक जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च जो है आपको लेटेस्ट, जो नवी नवी इंफॉर्मेशन है, ये आपको आपकी जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए आईफोन है, हर ईयर में आईफोन लॉन्च होते रहता है, तो आपको पता होगा आईफोन में जो रिसर्चर्स होते हैं जिन्होंने आईफोन लॉन्च करते हैं, तो हर आईफोन में आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, उसके फीचर्स में, पिक्सल में, तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने मिलता है। सो यस, रिसर्च के ही बेसिस पर हम आईफोन को डिजाइन करते हैं। सो यहाँ पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है रिसर्च में, ये भी सही है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, रिसर्च हेल्प अस विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अनुसंधान समस्या समाधान में मदद करता है। सो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न को सॉल्व किए, हर एक प्रश्न में हमने यही देखा है कि रिसर्च का मेन टास्क, जो मेन आपका हो गया, जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है, यही होता है कि समस्या का समाधान निकालना। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी भी सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल दी अबव, सारे यहाँ पर विकल्प आपके सही होंगे। सारे ये भी मेन टास्क होते हैं आपके, यानी मुख्य कार्य होते हैं शोध के। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, तो उन दो
चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसा रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब, जब उनकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है। तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है। All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called. इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्व, उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है, सो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है, वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहां पर, नमूने के सभी स्तर पर,
मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होंगी जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिसमें से हर एक एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं जो कि है यूनिवर्स। सो याद रखिएगा, यूनिवर्स जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। सो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सैम्पलिंग फ्रेम और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है, नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। सो याद रखिएगा, आपकी जो सैम्पलिंग होती है, मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं, इसके दो टाइप होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर, मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे को का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली, मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, मतलब जो शोध करता है, वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा, अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं
स्तृतिक प्रतिचयन, देन क्लस्टर सैंपलिंग, जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होते हैं, मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। तो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का, संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी, विच इज कोटा सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप होता है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है, जिसमें आप क्या करते हो और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है, ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी वर्ष कितनी है, 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा सैंपलिंग, विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव, जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है? मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको, ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका
क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं कि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल संख्यात्मक, नंबर्स मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड what kind of questions are designed to permit a free response from the subject but do not provide or suggest any structure for the respondent's reply? किस प्रकार के प्रश्न विषय से मुक्त प्रत्येका की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं लेकिन उत्तरदाताओं के उत्तर के लिए कोई संरचना प्रदान या सुझाव नहीं देते हैं। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यानी ऐसे प्रकार के प्रश्न जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होंगे आपके, वो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, यानी इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं, जो उनके उत्तर होंगे, उस प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो संरचना या सुझाव नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो रिसर्चर है, जिसे हम रिसर्चर कहते हैं। रिसर्चर को लोगों से कुछ रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, यानी जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उनको अपनी जनसंख्या में से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स लेना है। सो यहाँ पर रिसर्चर को कुछ रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर लोग जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई पेपर लिख रहे हो, उसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है बल्कि आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में, यानी उस प्रश्न के उत्तर में। अब बता रहा है यहाँ पर हमें जो रिस्पोंडेंट है सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करेगा, यानी लॉन्ग आंसर करेगा उस प्रश्न का, और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही आंसर राइट होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। यानी जैसे एमसीक्यूज टाइप, जैसे मान लीजिए जो अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें ये हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर मार्क करना होता है जो कि आपके करेक्ट आंसर होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। और जो अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हैं, आपके चॉइस आगे रख सकते हैं, आपके वर्ड ऑफ चॉइस आगे रख सकते हैं, आपको जो लगता है, आपकी जो इच्छा है आप वो आगे बता सकते हो। सो वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप आपके जो रिप्लाई होते हैं, जो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स होता है, फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म का आपको रिव्यू देना है, अब कोई रिसर्चर है, कोई फिल्म का रिव्यू ले रहा है, तो यहाँ पर अगर फिल्म का रिव्यू कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि उस फिल्म में आपको उस फिल्म की क्वालिटी कैसे लगी, एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसी थी, तो आप यस नो फॉर्म में तो आंसर नहीं दे सकते, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आप उसको बताओगे कि इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी थी, ये क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी पिक्चर की, और एक्शन सीन्स ऐसे थे, ऐसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप आपकी ओपिनियन को आगे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरीके से ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? याद रखिएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे,
उसमें से आपको एक ही ऑप्शन को राइट करना होता है, एक ही ऑप्शन को चुनना होता है जो कि सही है। उसी तरीके से फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, तो फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, एक ही आंसर उसमें राइट होता है और एक रॉन्ग हो जाएगा। सो एक ही आंसर जब राइट होता है फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस यानी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, लेकिन हमें नॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, जो गलत ऑप्शन आपको जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने बगैर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And the term ICT was coined by, ICT शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है ICT इस शब्द को, इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने गढ़ा था, यानी ICT इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था ये टर्म।
तो याद रखिएगा आईसीटी इस टर्म को जिम डोम्सिक इस साइंटिस्ट ने ये टर्म को लॉन्च किया था और कॉइन किया था इन द ईयर 1981। 1981 में जिम डोम्सिक ने इस टर्म को कॉइन किया था। और याद रखना है आपको आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी इस टर्म को क्यों लॉन्च करा गया, इसके यूज क्या है, आईसीटी होता क्या है। सो आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन यानी हर टाइप की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू इंटरनेट और सेल फोन्स पर, कंप्यूटर्स पर, आपके लैपटॉप्स पर। उसी तरीके से कम्युनिकेशन यानी जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। सो आईसीटी एक ऐसा टूल है जिसके वजह से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं। इसके वजह से कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कोविड हमारे लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो डिसीज आई थी, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इजीली कम्युनिकेट किया दूसरी कंट्रीज से और उसका हमने जो सोल्यूशन है वो फास्ट वे से फाइंड आउट कर लिया थ्रू आईसीटी की हेल्प से ही ये हो पाया। सो याद रखिएगा आईसीटी का एग्जाम में आपको यूजेस पूछा जाता है, आईसीटी किसने कॉइन किया था ये भी एग्जाम पूछा जाता है, सॉरी ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे आपको ये 2016 में पूछा गया। देन उसके बाद आपको ये भी पूछा जाता है कि आईसीटी का यूज क्या है, आईसीटी का मतलब क्या होता है। जिससे आईसीटी क्या होता है, जो हम इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन और टेलीफोन और यू कैन से मार्केटिंग, इन सारे सब ये सारे जो फील्ड्स है, ये सारे जो सोर्सेज है, इन सारे सोर्सेज में आप आईसीटी का ही यूज कर चीजों को डेवलप करते हो। और जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में भी आईसीटी का ज्यादातर यूज करते हैं किसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आईसीटी का यूज क्या होता है, आईसीटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको याद रखना है आईसीटी की डेफिनेशन तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो फुल फॉर्म है। डेफिनेशन उसकी आपको अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना है, जिसमें आपको सारे सोर्सेज के थ्रू आईसीटी हेल्प करता है। ये सारे यूजेस आपको एक बार पढ़ लेना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा टर्म ICT was coined by Jim Domsick in the year 1981। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम डोमसिक। अगला प्रश्न, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, किस मामले में परिकल्पना परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में से, दिए गए टाइप ऑफ रिसर्च में से, दिए गए डिफरेंट प्रकार के अनुसंधान में से कौन सी एक ऐसी अनुसंधान है जिसमें आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण नहीं करते हो। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एक ऐसे रिसर्च है, कौन से ऐसे टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते और हाइपोथेसिस टेस्टिंग उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस यानी आपकी परिकल्पना होती क्या है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका। हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से हो सकता है ऐसा हो। सो ये होता है आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आप आपके अनुमान लगाते हो, आप कुछ भविष्यवाणी करते हो, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है आप आपके नॉलेज के बेसिस पर आप कोई चीजों पर, कुछ फिनोमेना पर भविष्यवाणी करो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके जो शोध होती है, आप आपकी जो अनुसंधान होती है उसमें उसका परीक्षण करते हो, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से रिसर्च में नहीं की जाती है, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान ये होती क्या है। सो याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास जो फेनोमेना होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेनोमेना होता है, ऑलरेडी हमारे पास एक फेनोमेना अवेलेबल होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। उसी फेनोमेना को हम एनालाइज कर उसको एज इट इज
एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास फेनोमेना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उस फेनोमेना में जब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को हमको एनालाइज करना होता है और हमें उसे एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस जो दिया गया है फेनोमेना उसको एनालाइज कर एज इट इज उसको लिखना है, एज इट इज उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई टेस्टिंग ही नहीं करते, आप कोई चीजों को टेस्ट नहीं करते, आप कोई चीजों का कुछ नया फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि जो दिया गया है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करा जाता है। तो याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण नहीं करते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो, यानी कारण एंड प्रभाव देखते हो दो चरों के बीच में, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये आप देखते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखिए, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, यानी हेर फेर कर सकते हो उसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका कैसा प्रभाव दिखा रहा है, यानी कैसे चेंजेस दिखा रहा है, उसका कैसे इफेक्ट दिखा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको आप रैंडमली असाइन कर सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये आपके पास है, आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो। आपका पर्टिकुलर यही नहीं रहता है कि आप मैं यही टर्म लूंगी, यही लोगों को लेकर टेस्ट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप रैंडमली लोगों को असाइन करते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी आप यहाँ पर हाइपोथेसिस, जनरली आपकी हाइपोथेसिस को ही आप टेस्ट करते हो। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हो कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी अगर मैं इसको वाटर दूंगी तो। ओके, वाटर देने से प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो यहाँ पर आप गेस कर रहे हो, यहाँ पर आप आपके अनुमान लगा रहे हो, आप आपकी भविष्यवाणी कर रहे हो कि हो सकता है अगर मैं ज्यादा वाटर दूं तो हो सकता है इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब दूसरा ऑप्शन है आपका एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, अगेन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा हो रहा है। लेकिन कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में हम जो भी फेनोमेना हैपन हो जाता है उसके बाद उस पर स्टडी करते हैं। जैसे कोविड डिसीज हो गई, फिर रिसर्चर ने उसके बाद वो डिसीज होने के बाद उस फेनोमेना पर स्टडी की, यानी एक फैक्टर हैपन हो गया, कुछ हैपन हो गया, उसके बाद कुछ इंसिडेंट हैपन हो गया, उसके बाद उस पर रिसर्च की जा रही है, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टर और कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें आप आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनिपुलेट करते हो ना ही रैंडमली असाइन करते हो, लेकिन इसमें भी आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए एंड सी, यानी विकल्प ए एंड विकल्प सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और वर्णनात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट यानी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, वो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होता क्या है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट ने इस कोएफिशिएंट को दिया था जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। एग्जाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था इस कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन रिसर्च में। तो याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मींस आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू +1 है,
सो याद रखिएगा उस केस में आपके जो वेरिएबल्स है, आपके चर है, चरों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और जीरो का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये होते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसके वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब याद रखिएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है, इसे हम कहते हैं सबमिशन। ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे और ये आपके xi और yi ये आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो x ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशनल रिसर्च में संबंध देखते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो xi जो होता है आपका ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और yi ये आपका हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ऐसे दो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में और उनके बीच में आप संबंध देखते हो। सो ये पता चल गया आपको xi और yi क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया है, नेक्स्ट लेटर x बार y बार। नेक्स्ट वेरिएबल हमें दिया गया x बार y बार। सो x बार और y बार क्या होता है, ये होता है आपके मीन। अब आपने कुछ मान लीजिए सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उनकी हाइट निकाल लिया, हाइट का आप मीन देखोगे और बताओगे कि इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है, तो ये हो गया आपका मीन। सो बार जब भी आ गया मतलब ये मीन हो जाएगा आपका, और एक्स आई मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा वो होता है, और वाई आई मतलब सेकंड वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका वाई आई। ये हो गया आपका। अब ये साइन क्या होती है, इसे हम कहते हैं सबमिशन, जिसका मतलब होता है एडिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिन में और स्केल में कुछ चेंज करते हैं तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है इन चीजों पर। सो यस, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना ही आपके चेंज ऑफ स्केल में और ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंड करता है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्केल में भी कोई चेंज कर लो या फिर ओरिजिन में भी कुछ चेंज कर लो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कुछ उस पर अफेक्ट नहीं होता है, ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अब किस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर दिया कुछ ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने पहले वेरिएबल का मान लीजिए कुछ, यहाँ पर आपके ओरिजिन के पास 10 वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिन था इस 10 को मैंने थोड़ा मूव कर लिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है इसमें माइनस दिया गया है हमें। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी और मैं माइनस करूंगी तो ये ऑलरेडी इसी जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, यानी आपके जो ओरिजिन है ओरिजिन से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना गैप है उतना ही गैप रह रहा है आपका। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है इसमें जो ओरिजिन वैल्यू होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है, स्केल 10 है, मैंने इसको बढ़ा दिया उस स्केल को। जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आय से नहीं दिखती तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका स्केल बढ़ा देते हैं। सो स्केल में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्केल बढ़ा दिया, ये 10 को मैंने ले लिया 10K ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर हर जगह 10K और 20K डाल दूंगी, अब यहाँ पर 10K मान लीजिए और यहाँ पर 20K, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरा जो k है ये कांस्टेंट k है मान लीजिए, तो ये मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पर k और k बाहर आ जाएगा, तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सेम ही फॉर्मूला देखने मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आपका स्केल और ओरिजिन अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ओनली, केवल पैमाने और उत्पत्ति का परिवर्तन। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। तो याद रखिएगा एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड
फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में रोनाल्ड फिशर यानी RA फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, सो याद रखिएगा, एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिससे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे, उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे। और याद रखिएगा, एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया, उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे। सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते, यानी 2 से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय RA फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RA फिशर। एंड शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता उपयोग नहीं करता है। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर यानी आपके शोधकर्ता है, वो शून्य परिकल्पना का परीक्षण कर रहे हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो कौन सा टेस्ट का उपयोग करेंगे, कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। जैसे कि आपको पता है हम रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, यानी हम अपने अजम्पशंस और गेसेस के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ले डाउन करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसमें आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस बताती है कि जो चर है आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को यानी शून्य परिकल्पना का रिसर्चर परीक्षण करते हैं। अब शून्य परिकल्पना का जब रिसर्चर आपके शोधकर्ता जो है ये इसका टेस्ट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, ये बताते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमें बताते हैं। अब जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा जाता है तो इसके लिए जो शोधकर्ता है ये डिफरेंट और अलग अलग प्रकार के परीक्षण का उपयोग कर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं, सो याद रखना है काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट, यानी काय स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण और एनोवा, इन तीनों भी परीक्षण का शोधकर्ता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। अब काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है, कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। सो काय स्क्वायर टेस्ट के 3 मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट होता है काय स्क्वायर टेस्ट यूज करा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, डिफरेंस बिटवीन यानी ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी जो आएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी आप उसका माइनस करोगे, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी कि आपको जो एक्चुअल मार्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने एक पेपर देकर आ गया, पेपर 100 मार्क का आपका पेपर था।
आपने एक्सपेक्ट कर लिया, आपने आपके करेक्शन देख लिया, आपने आपका आकर पेपर को एनालाइज करा और आपने ये देखा कि आपको हो सकता है 85 मिल सकते हैं मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, अब आपके जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद मिल रहा है आपको मार्क्स, वो मिल रहे हैं 80। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करा जाता है। अब किस तरीके से आपको ऑब्जर्व वैल्यू मिल सकती है, जैसे सैंपल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देखे, एक्सपेरिमेंट के पहले आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मुझे मिल सकता है, और ऑब्जर्व क्या है, जो रियल वैल्यू आपको मिल रही है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ इस तरीके से प्लॉट करा। क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, ये देखने के लिए भी आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और थर्ड, कि आपका जो डेटा है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, डेटा आपका इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, ये देखने के लिए आपका डेटा इंडिपेंडेंट है, ये देखने के लिए आप आपके काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी किसी चीज का उस पर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये देखने के लिए आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हो। सो इस तरीके से आप आपके इस टेस्ट को परफॉर्म कर आप आपके नल हाइपोथेसिस का परीक्षण कर सकते हैं, यानी शून्य परिकल्पना का टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आप किसी सैंपल के जो मीन होते हैं, उनका सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो सिर्फ 2 ही सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा, टी टेस्ट में आपको जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन 30 से कम होती है, लेस देन आपकी 30 होती है पॉपुलेशन, आपको याद रखना है, तब आप टी टेस्ट का यूज करते हो। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी आप आपके टी टेस्ट का यूज करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एनोवा, एनोवा टेस्ट क्या होता है, याद रखना है, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का, ये एनोवा आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को अगर कंपेयर करना है आपको, यानी 2 से ज्यादा, यानी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 सैंपल्स हो सकते हैं, उनके मीन को आपको कंपेयर करना है, तो उस टाइम पर आप एनोवा इस टेस्ट का यूज करोगे। सो काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट, ये तीनों भी परीक्षण के हेल्प से, और इन तीनों भी परीक्षण का उपयोग कर शोधकर्ता शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। अब फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, मतलब क्रम गुणित विश्लेषण जो होता है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये होती क्या है बेसिकली, तो याद रख रहे फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हो। सो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, डी, ई एंड एफ वेरिएबल एंड जी वेरिएबल मान लीजिए। तो इतने सारे यहाँ पर वेरिएबल्स है, और ये कहूंगी मैं आपको कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब फैक्टोरियल एनालिसिस में रिसर्चर जो अननेसेसरी है, जो उनको लग रहा है ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से कम लिंक्ड है, उनमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बी और डी वेरिएबल एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, तो इन्हीं दो को रिसर्चर अपने रिसर्च में इनका उपयोग करेंगे और बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस इसीलिए यूज करा जाता है कि डेटा को एनालाइज करे और जो ज्यादा डेटा है उसको कम करे, जो अननेसेसरी डेटा है, जो जिसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है, उसको कम कर दे। सो इसीलिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फैक्टोरियल एनालिसिस, क्रम गुणित विश्लेषण। अगला प्रश्न, निगमनात्मक सिद्धांत है, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट। सो इस प्रश्न में हमें निगमनात्मक सिद्धांत क्या होता है उससे हमको बताना है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, यानी डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है ये बताना है। हम डिडक्टिव थ्योरी में हम क्या करते हैं, उद्देश्य क्या होता है इसका, ये बताना है हमें इस प्रश्न में। सो याद रखिए, 2 टाइप की थ्योरी होती है, या फिर 2 टाइप की अप्रोच होती है, या फिर 2 टाइप की रीजनिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव
और दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब कुछ इंड्यूस करना, कुछ आप क्या करते हो, थ्योरी बनाते हो, जिसमें थ्योरी की हेल्प से डेटा बनाते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन एकत्र करते हो, कुछ जनरल थ्योरी दे देते हो, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव थ्योरी। अब डिडक्टिव थ्योरी में क्या करते हो आप? डिडक्टिव थ्योरी में आप आपकी जो थ्योरी प्रेजेंट होती है, जो आपने इंडक्टिव थ्योरी में या फिर इंडक्टिव रीजनिंग में जब भी आप थ्योरी बना लेते हो, जब भी आपके पास सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का यूज करते हुए उनको इन्वॉल्व करते हो आप आपकी डिडक्टिव थ्योरी में। और डिडक्टिव थ्योरी में उनको इन्वॉल्व करने के बाद उस पर आप आपके हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, यानी परिकल्पना ले डाउन करते हो। मतलब आप ये बताते हो कि आपके ज्ञान के अनुसार आप कुछ भविष्यवाणी करते हो और देखते हो कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही है या फिर कितनी गलत है, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, यानी थ्योरी पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है, थ्योरी इन्वॉल्व भी होती है, और एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मतलब हम उसमें करते ही है जो काम, यानी हम हमारी हाइपोथेसिस को डिफाइन ही करते हैं। हाइपोथेसिस को आप डिफाइन करोगे तभी तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे, तभी तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस बताओगे आपके जो भी है। सो याद रखिएगा, डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें आप आपके पास थ्योरी इन्वॉल्व होती है और एक्सप्लिसिटली आप किस चीज पर फोकस करते हो, आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए। ओके, यानी सिद्धांत और स्पष्ट रूप से परिभाषित परिकल्पना शामिल करते हैं हम निगमनात्मक सिद्धांत में। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस बच गए उन्हें भी हम एक एक बार देख लेंगे। विकल्प में आपको दिया गया है अलाउस थ्योरी टू इमर्ज आउट डेटा, यानी सिद्धांत को डेटा से बाहर निकालने के लिए अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, ये हमें जो विकल्प दिया गया है ये इंडक्टिव थ्योरी के लिए दिया है, क्योंकि हम सिद्धांतों की मदद से डेटा बनाते हैं, डेटा इमर्ज आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी अलाउस फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू टू सॉक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, बल्कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम बस हाइपोथेसिस को ले डाउन करते हैं, उसे टेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी यूजेस क्वालिटेटिव मेथड्स व्हेनेवर पॉसिबल, यानी जब भी संभव हो गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। नहीं, डिडक्टिव थ्योरी आपकी ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड होती है, ना कि क्वालिटेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इन्वॉल्व थ्योरी और एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, मानक त्रुटि क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानक त्रुटि क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है। तो मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया जो आपका सैंपल बन गया। अब इस सैंपल पर आप क्या करते हो, आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो इस सैंपल पर, और इस नमूनों पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो। अब शोध परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपको डेटा मिल रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मान लीजिए आपने एक सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लिया, अपने नमूनों को चुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो आपने नमूनों को चुन लिया उन पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो। आप देख रहे हो कि नमूनों में से यानी सैंपल्स जो है उनकी हाइट क्या है, आपको देखना है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है। सो आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने हर एक मेंबर के सैंपल में से हर एक मेंबर की हाइट को नाप लिया, उनके कद को आपने नाप लिया। अब नापने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबमिट करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे आप शिफ्ट करते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप आपके वैल्यूज पुट करोगे और देखोगे कि कितने लोग हैं, लोग बताओगे, और वाई एक्सिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे क्योंकि लोगों की हाइट कुछ इस तरीके से है मान लीजिए। अब ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल वैल्यू मीन हो सकता है, ओके, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सो यहाँ पर मीन और मीडियन मोड सब एक ही जगह होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मीन से कितने वैल्यूज मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मेरा डेटा जो है फैला हुआ है। जितना ज्यादा मेरा डेटा फैला होगा उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। सो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कितना डेटा फैला हुआ है मीन से, ये मान लीजिए यहाँ पर मीन है मेरा, मीन से मैं ये देखूंगी कि मेरा डेटा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है कितना फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है। सो ये मीन से उतना दूर चले जाते हैं,
इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है बेसिकली कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने क्या करा, सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आपने कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ली। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीन ड्रॉ कर लिया, मेरा मीन यहाँ पर आ रहा है, ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या देखूंगी कि मेरा डेटा किस तरीके से कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो जितना फैला हुआ रहता है डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पॉपुलेशन सॉरी ये सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। और जो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं, आपको पता चल जाए कि और कौन से एरर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प बी आपको दिया है, मॉडल एरर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक। आंकड़े भी मानक श्रेणी का मॉडल त्रुटि नाम। तो मॉडल एरर क्या होता है, मतलब मॉडल त्रुटि क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल एरर किस नेम से आया है, मॉडल को हम मोड भी कहते हैं। अब मोड क्या होता है, मोड आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको कुछ डेटा मिल गया, ओके, उसमें आपके डेटा में 50 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया आपके डेटा की मोड। अब मोड में भी कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो आपके डेटा में ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसके रेंज में कुछ एरर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल एरर। तो यहाँ पर हमें रेंज से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, मतलब मोड, ऐसे ज्यादा वैल्यूज नहीं पूछी गई कि आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी आंकड़े के मानक विचलन की गणना में त्रुटि। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपने कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड आउट कर लिया, उससे आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो और उससे आपको कुछ एरर हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक स्केल होती है, उसी स्केल में आप सारे एक पर्टिकुलर एक स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल। अब स्केल होती है, सॉरी स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक, तो स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो ताकि एरर आपका मिनिमम हो। सो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। सो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपका विकल्प डी गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, केस स्टडी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस स्टडी मेथड। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी पद्धति जो होती है, केस स्टडी पद्धति के मेथड से रिलेटेड हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी पद्धति होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो केस स्टडी मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं, 4 to 5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन होता है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो याद रखिए केस स्टडी में डिटेल में जो आपके 4 to 5 पीपल का आप ग्रुप बना लेते हो, जैसे 4 से 5 व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, सो वो डिस्कशन करते हैं। सो डिस्कशन से उनको जो भी डेटा मिलता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी आईफोन के बारे में या फिर कोई आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए तो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है, 4 to 5 एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, जो इनका जो रहता है ग्रुप बनाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसे यहाँ पर डिस्कशंस के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। सो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में कौन सी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो याद रखिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका क्वालिटेटिव नेचर का होता है,
क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा मिलता है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा नहीं मिलता है। हम यहाँ पर डेटा जमा करते हैं, बेसिकली हम थ्योरीज बनाते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा को एक न्यू डेटा हमारे पास मिलकर आता है। सो ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जनरली। सो ये पता चल गया हमें कि आपकी जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, यानी गुणात्मक नेचर का होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। यस, आपका केस स्टडी मेथड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मेथड क्यों होता है? अब जैसे आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, ओके मान लीजिए आपने कोई न्यू डिसीज आई है, उस पर आपने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बहुत फेमस हैं और जो पूरे वर्ल्ड से आपने बुलाया है, या फिर कोई भी अपने कंट्री से बुलाया है, कोई भी अपनी सिटी से बुलाया है। सो यहाँ पर उनको इनविटेशन के लिए आपको अप्रोच करना होता है, फिर वो आते हैं, वो आपकी फी चार्ज करेंगे, जो भी करेंगे। सो यहाँ पर उनको जो ये मेथड होता है एक्सपेंसिव होता है। ओके सो ये मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए भी सही दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प भी, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स यानी गलतियां करने के बहुत संभावनाएं होती है। आपकी जो त्रुटि होती है, त्रुटि बहुत ज्यादा होने के आपकी संभावनाएं होती। क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का, 4 से 5 व्यक्तियों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में आपको डिस्कशंस होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा निकल के आता है आपके पास। सो बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा होने की वजह से एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी आपको सही विकल्प दिया गया है। सो बच गया आपका ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, आपका जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होता है, यानी आपका केस स्टडी पद्धति जो होती है ये मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये आपकी गुणात्मक होती है, गुणात्मक नेचर की होती है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक नेचर क्या होता है? जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो, ओके आप जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड ज्यादा यूज करो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर ज्यादा यूज करते हो। सो इसीलिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। और हमें भी प्रश्न में यही पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सो वो है आपका विकल्प डी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थिति में संशोधन पर केंद्रित है? Which of the type of research focuses on embedding the prevailing situation? तो इस प्रश्न में पूछा गया है ऐसे कौन से रिसर्च है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको बदल देती है, करंट सिचुएशन को वो सॉल्व कर देती है, उसको बदल देती है एक तरीके से। यहाँ पर अमेंडिंग का मतलब होता है कि बदल देना, और प्रेवेलिंग सिचुएशन यानी करंट सिचुएशन, करंट कुछ मान लीजिए कुछ करंट आपके पास समस्या है अभी जो चल रही है, मौजूदा आपके पास जो स्थिति है उस स्थिति को आपको चेंज करना है। सो आप कौन सी रिसर्च का उपयोग करोगे, कौन सी शोध का आप उपयोग करोगे, कौन सी अनुसंधान का आप उपयोग करोगे, यह हमें पता करना है। सो याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं और प्रश्न में कुछ करंट स्टेटस का आपको चेंज करना है, सो ये आपका आ जाएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। एक्शन हो रहा है, आपने जो करंट आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसको आपने चेंज कर दिया। सो आपने यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, कि आपने कुछ एक्शन कर लिया। मतलब करंट सिचुएशन थी, कुछ समस्या होगी, करंट कुछ सिचुएशन उसको आपने बदल दिया। अब मान लीजिए करंट सिचुएशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मान लीजिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। सो मैं क्या करूंगी, आपको फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से मैं दूसरे मेथड से स्टार्ट कर दूंगी आपको पढ़ाना। सो मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया, ओके और आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। इस सिचुएशन का मैंने इस सिचुएशन को बदल दिया, ओके जिस सिचुएशन थी, जो स्थिति थी मौजूदा, उसको मैंने बदल दिया। तो मैं ऐसा किस रिसर्च में करूंगी, किस शोध में मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्रियाविधि शोध में, यानी एक्शन रिसर्च में। सो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेंगे। विकल्प भी आपको दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, प्रायोगिक अनुसंधान क्या होती है? जिसमें आप दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखते हो, दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा दो चरों के बीच में किस तरीके से कारण और प्रभाव है, एक
को, एक वेरिएबल को, एक चर को हेरफेर करने से दूसरे पर वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है, ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो यहाँ पर हमें किसी वेरिएबल्स, किसी चरों के बीच का रिलेशन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, मौलिक अनुसंधान, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि रिसर्चर इस रिसर्च को इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को वो फुलफिल कर सके, इसीलिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अनुसंधान भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इसी तरीके से विकल्प डी, कंक्लूसिव रिसर्च यानी निर्णायक अनुसंधान, जिसमें आप निर्णय लेते हो, जिसमें आप कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं, आप कुछ कंक्लूजन बता देते हो, उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक्शन रिसर्च और क्रियाविधि अनुसंधान। एंड पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं, यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी, ओके, ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू आपकी, पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं, जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू आपकी
पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है। यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताएं कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।